नमस्कार, लाइव मीडिया पे आपका स्वागत है। मैं अरविंद सम्राट। कोलकाता में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के नए भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 88 करोड़ की लागत से भवन का निर्माण हुआ है, परंतु इस CFSL के माध्यम से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, असम, सिक्किम और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों को साक्ष्य के आधारित आपराधिक न्याय प्रणाली विकसित करने में समग्र दृष्टिकोण की भूमिका का निर्वहन करने में मदद मिलेगी। मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि एक विजन के साथ कई सालों से भारत सरकार सुरक्षित, पारदर्शी और एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के निर्माण में लगी है। इसमें आज एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। दिखने में तो महज 88 करोड़ की लागत से FSL का निर्माण हुआ है, परंतु इस FSL के CFSL के माध्यम से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, असम, सिक्किम और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों को एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डेवलप करने में एक होलिस्टिक अप्रोच की भूमिका का निर्वहन करने में मदद करेगा। ये सभी राज्यों से, पूरे नॉर्थ ईस्ट से कॉम्प्लिकेटेड केस तो यहां आएंगे ही आएंगे, हर विधा के आएंगे, परंतु इसके साथ साथ हमारे 3 नए आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े कानून और उसके क्रियान्वयन में एविडेंस का महत्व, फॉरेंसिक साइंस का महत्व और उसका दोषियों को सजा कराने में महत्व, ये तीनों प्रक्रिया को समझाने में, अपनाने में और उसको अंततोगत्वा पुलिस स्टेशन तक पहुंचाने में इस FSL का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोई सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी हैं जो कानून के शासन में यकीन नहीं रखते हैं, जो अव्यवस्था पैदा करते हैं। आम लोगों की कठिनाइयां किस कदर बढ़ी हैं, हम उसके लिए ममता बनर्जी को जवाबदेह ठहराते हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को करारी शिकस्त मिलेगी, यह जनता ने मन बना लिया है। देखिए, पश्चिम बंगाल में कोई सुरक्षित नहीं है। दरअसल हिंदू हो या मुसलमान, ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी हैं जो कानून के शासन में यकीन नहीं रखते हैं, जो अव्यवस्था पैदा करते हैं, जिनका भ्रष्टाचार और अपराध से गहरा रिश्ता है। इसीलिए इसे धार्मिक नजरिए से देखे जाने के बजाय आम लोगों की कठिनाइयां किस कदर बढ़ी है उसके लिए जवाबदेह ममता बनर्जी को हम ठहराते हैं। और पश्चिम बंगाल के चुनाव होने वाले हैं 2027 में और करारी शिकस्त ममता जी को और उनकी पार्टी को मिलेगी, ये जनता ने मन बना लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इथोपिया में NCP-SCP सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य BJP सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि सवाल खड़ा होता है कि आज दुनिया के सामने पाकिस्तान का चेहरा कैसे बेनकाब करें। भारतीय सेना के हमले, जो ऑपरेशन सिंदूर जो हमला हुआ, उसमें जो आतंकी मारे गए थे, उनके अंतिम संस्कार में पाकिस्तान आर्मी के बड़े बड़े अफसर, पुलिस और चुने हुए प्रतिनिधि आए थे। पाकिस्तानी झंडे में आतंकियों की लाशों को लपेटा गया और फिर दफनाया गया। उन्होंने कहा कि अब भारत ने भी तय कर लिया है कि अगर ये आतंकी हमले करवाते रहेंगे तो मुंहतोड़ जवाब मिलता रहेगा। लेकिन बदले में पाकिस्तान आर्मी ने भारत के निर्दोष लोगों पर अटैक कर दिया। जम्मू कश्मीर के रीजन में हमारे लोगों की जानें चली गई। फिर भारतीय सेनाओं ने वापस मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को आखिरकार आना पड़ा, सीज फायर करने के लिए फोन करना पड़ा DG मिलिट्री ऑपरेशन को, DGMO को। सवाल ये खड़ा होता है कि आज दुनिया के सामने पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब कैसे करें। जो स्लेन टेररिस्ट थे, जो आतंकवादी मारे गए भारतीय सेना के हमले में, उनको फेयरवेल देने के लिए कौन आया? पाकिस्तान आर्मी के बड़े बड़े अफसर आए,
पुलिस के बड़े बड़े अफसर आए, चुने हुए प्रतिनिधि आए, और तो और पाकिस्तानी झंडे में आतंकवादियों की लाशों को लपेटा गया और फिर दफनाया गया। क्या किसी देश में टेररिस्ट के बॉडीज को नेशनल फ्लैग में लपेटा जाता है क्या? मेरा आपसे सवाल है, लपेटा जाता है क्या? इन एनी कंट्री डू यू सी एनी कंट्री रैपिंग द टेररिस्ट बॉडीज इन द नेशनल फ्लैग? डू दे? पाकिस्तान डिड सो। पूरी दुनिया ने उनके चेहरे को देखा, और यही चेहरा हमें दुनिया को दिखाना है कि उनके डिफेंस मिनिस्टर हो, उनके फॉरेन मिनिस्टर हो, सबने माना कि हम 30 साल से 30 ईयर से डर्टी जॉब करते आ रहे हैं। कई सबूत हैं, लेकिन भारत ने भी तय कर लिया है, अगर आप सीधी लड़ाई हम नहीं चाहते कोई हो, अगर आप टेररिस्ट अटैक्स लगातार करवाते रहोगे तो मुंह तो जवाब मिलता रहेगा। और हमने दुनिया में कह दिया है, टॉक एंड टेरर कांट गो टुगेदर, ट्रेड एंड टेरर कांट गो टुगेदर, ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर। तो भारत ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हम कुछ भी करेंगे, किसी को अपनी धरती पर आतंकवाद को बढ़ाने नहीं देंगे। और सब राजनीतिक दलों के जितने मेरे साथी बैठे हैं, सब इसलिए एक आवाज में कह रहे हैं, और यहां पर भी पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर स्पीकर से लेकर डिप्टी लीडर से लेकर जितने लोग मिले, सब ने टेररिस्ट अटैक को कंडेम किया, उसकी निंदा की, कॉन्डोलेंसेस दिए हमारे भारत के लोगों के प्रति, भारत सरकार के प्रति, और हमारे साथ पूरी ताकत के साथ खड़े होने के लिए कहा। और ये भी कहा कि ग्लोबल कोएलिशन अगेंस्ट टेररिज्म होना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया एकजुट हो जाए और पूरी दुनिया में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का काम सारी दुनिया की ताकतें इकट्ठा होकर करें। क्योंकि अफ्रीकन यूनियन में भी यहां पे देखा है कि किस तरह से इनके कई क्षेत्रों में लाखों लोगों की जानें चली गई, लेकिन अफ्रीकन यूनियन ने, जो सानी जी ने कहा, कि एक कानून भी बना दिया है, गाइडलाइंस है, जो यूएन नहीं कर पाए वो यहां पे लोगों ने कर दिया। इसलिए हमारा जो आपस में बातचीत हो रही है आज, आपको भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके आप सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, व्यक्ति 1-on-1 बात कर सकते हैं, ग्रुप्स में बैठे वहां पर बात रख सकते हैं। 1 और 1 11 होते हैं कहा जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह ने तो कहा था, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह कब कहलाऊं, बाज लड़ाऊं लाख से 1 लड़ाऊं तो मैं गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। तो हम तो इस देश में एक भी सब पे आज की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारी पड़ सकते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि हमें सीधा तो पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया। हमने पहले भी कहा था कि हम किसी के घर में घुसते नहीं, हम एनक्रोचमेंट करते नहीं, हम किसी को छेड़ते नहीं। अगर हमें कोई छेड़ता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सीडीएस चौहान ने सिंगापुर में बहुत सी बातें बोली और हम चाहते थे कि रक्षा मंत्री यही बात सर्वदलीय बैठक में बोले। हम चाहते थे कि यही बात प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा में बोले। ऑपरेशन सिंदूर में पहले 2 दिन क्या हुआ और उससे हमने क्या सबक सीखा, इसकी जानकारी हमें सिंगापुर से मिलती है। उन्होंने कहा कि हम मानकर चल रहे हैं कि इसका विश्लेषण और गहरा अध्ययन होगा। देखिए, हमारे सम्मानित आदरणीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल चौहान जी ने सिंगापुर में एक भेंट वार्ता में बहुत सारे चीजें कही हैं। हम चाहते थे कि रक्षा मंत्री यही बात सर्वदलीय बैठक में बोलें। हम चाहते थे कि यही बात जो जनरल चौहान ने कहा है प्रधानमंत्री लोकसभा में बोले, राज्यसभा में बोले। पर सिंगापुर से हमें जानकारी मिलती है कि पहले 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ और हमने क्या उससे सबक सीखा, हमने क्या परिवर्तन किया, और उसके बाद जो और 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर चला उसमें हमने क्या कार्रवाई की, हमको सिंगापुर से सुनना पड़ा। तो हम मानकर चल रहे हैं कि इसका विश्लेषण होगा, इसका गहरा अध्ययन होगा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि कारगिल युद्ध के 3 दिन समाप्त होने के बाद वाजपेयी सरकार ने कारगिल रिव्यू समिति का गठन किया। 4 सदस्य थे। उसकी अध्यक्षता के सुब्रमण्यम ने की, जो हमारे जाने माने रक्षा मामलों में विशेषज्ञ थे, और वो आज के विदेश मंत्री जयशंकर जी के पिताजी भी थे।
4 सदस्य थे, के सुब्रमण्यम, जनरल हजारी, बीजी वर्गीस और सतीश चंद्रा। और 15 दिसंबर 1999 को उन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया वाजपेयी सरकार को, और 23 फरवरी 2000 को वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश होता है। देखिए ये रिपोर्ट है, फ्रॉम सरप्राइज टू रेकनिंग, कारगिल रिव्यू कमेटी, दिसंबर 15, 1999। और ये 150 पन्ने का एक रिपोर्ट है। और देखिए ये है आखिरी पन्ना, क्या है? हस्ताक्षर के सुब्रमण्यम, जनरल द्विवेदी, बीजी वर्गीस और सतीश चंद्रा। ये विश्लेषण हुआ था, हमने क्या सीखा, क्या सबक सीखा, वास्तविकता क्या थी, हकीकत क्या थी, और आगे के लिए हमें क्या करना है। सबसे बड़ी बात, आगे के लिए हमें क्या करना है। तो हम मानकर चल रहे हैं कि इस पर चर्चा होगी, बहस होगा पार्लियामेंट में। विपक्ष के साथ भी विश्वास में लेना चाहिए प्रधानमंत्री को। और हमारी एक सवाल है कि क्या जो कारगिल रिव्यू समिति की माफिक समीक्षा की गई थी कारगिल युद्ध के बाद, क्या आप जनरल चौहान जी ने जो कहा है उस मामलों पर भी आप विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे, रिपोर्ट पेश होगा और पार्लियामेंट में उस पर बहस होगी? तो यही सवाल है, क्योंकि इस जो ऑपरेशन सिंदूर के समय में जो हमने देखने को मिला, चीन की क्या भूमिका है, जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान के बीच में जुगलबंदी बन गया था एयरफोर्स को लेकर, उसका असर क्या है हमारे भविष्य की रणनीति के लिए, इस पर सोचने की जरूरत है, एक सामूहिक संकल्प दिखाने की जरूरत है। असम और उसके पड़ोसी राज्यों के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश के बाद डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाके जलमग्न हो गए। आप तस्वीर देखिए, पिछले कुछ दिनों से पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार बारिश की चपेट में पूर्वोत्तर भारत है। बीते 24 घंटों में बारिश की तीव्रता ने स्थिति और बिगाड़ दी। अब तक कम से कम 17 लोगों की जान जा चुकी है और कई हिस्सों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। असम में बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन हुआ, जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत होने की पुष्टि है। राज्य की राजधानी गुवाहाटी के बड़े हिस्सों में पानी भर गया। देखिए ये तस्वीर देखिए, किस तरह से पानी का जल भराव घरों के अंदर भी है, घरों के बाहर भी है। कई रिहायशी इलाकों, बाजारों और सरकारी दफ्तरों में घुटनों तक पानी जमा हो गया। यातायात भी ठप हो गया। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों को बंद किया है। कई जगह बिजली कटौती और इंटरनेट सेवा प्रभावित हुई है। वहीं इस मूसलाधार बारिश से कुछ ऐसे खौफनाक मंजर भी सामने आए हैं। चलिए देखिए तस्वीर अब सिक्किम की भी आपको अब दिखाएंगे, जहां सिक्किम क्षेत्र में भारी वर्षा के बाद तीस्ता नदी का जल स्तर बढ़ गया। सिक्किम में भारी बारिश और लगातार बारिश के कारण तीस्ता नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है। ये आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने राज्य के मंगन जिले में आज भारी से बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए सिक्किम के ग्लासिंग, ग्यालसिंग, नामची, सोरेंग, गंगटोक और पाकयोंग के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। सिक्किम में लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण मुख्य मार्ग के बाधित हो जाने से उत्तर सिक्किम के विभिन्न हिस्सों में करीब 1500 पर्यटक फंस गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यहाँ एक अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में बादल फटने से हुई भारी वर्षा के कारण तीस्ता नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है और उन्होंने कहा कि कोई भी पर्यटक परमिट जारी नहीं किया गया किसी भी पर्यटक को। और मंगन के पुलिस अधीक्षक SP सोनम देचू भाटिया ने बताया कि लाचेन में 115 पर्यटक और लाचुंग में 1350 पर्यटक फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण दोनों ओर से निकलने के रास्ते बंद हैं, इसलिए पर्यटकों को अपने होटलों में ही ठहरने की सलाह दी जा रही है और सड़कें पूरी तरह खुल जाने के बाद ही उन्हें स्थानांतरित कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 25वें संस्करण में भाग लिया। इस दौरान अभिनेत्री सरवरी वाघ भी मौजूद रहीं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि आज संडे ऑन साइकिल का 25वां संस्करण है। देश भर में 5000 से ज़्यादा जगहों पर संडे ऑन साइकिल का आयोजन हो रहा है
उन्होंने कहा कि हमने आज की संडे ऑन साइकिल को ऑपरेशन सिंदूर करने वाले जवानों को समर्पित किया है। संडे ऑन साइकिल के आज 25वीं एडिशन है। सारे देश में 5000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिल हो रहा है और इस संडे ऑन साइकिल हमने ऑपरेशन सिंदूर करने वाले हमारे देश के जाबाज जवानों को समर्पित करी। संडे ऑन साइकिल के आज 25वीं एडिशन है। सारे देश में 5000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिल हो रहा है और इस संडे ऑन साइकिल हमने ऑपरेशन सिंदूर करने वाले हमारे देश के जाबाज जवानों को समर्पित करी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 दिनों में 12 बयान दिए हैं और बयान में उन्होंने कहा है कि मेरे वजह से युद्ध विराम हुआ, ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया। वे कहते हैं व्यापार को लेकर मैंने कहा कि अमेरिका के साथ ज़्यादा व्यापार करना चाहते हो तो युद्ध विराम करो। इस पर हमारे प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं? मैंने गिना है राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों का और 21 दिनों में उन्होंने 12 बयान दिए हैं और बयान में क्या कहते हैं कि मेरे वजह से युद्ध विराम हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया है। ये पहली बात वो कहते हैं कि अमेरिका के हस्तक्षेप के कारण, अमेरिका के मध्यस्थता के कारण ये दो देश के बीच में युद्ध विराम हुआ। दूसरी बात कहते हैं ये परमाणु हथियार देश हैं तो गंभीर खतरा है न केवल दक्षिण एशिया के लिए पर दुनिया के लिए, इसलिए हमें चिंता थी, इसीलिए मैंने हस्तक्षेप किया। ये दूसरी बात कहते हैं। और तीसरी बात कहते हैं मैं ट्रेड को लेकर, टैरिफ को लेकर मैंने उनको लुभाया और मैंने कहा अगर आप अमेरिका के साथ ज्यादा व्यापार करना चाहते हो तो युद्ध विराम कराओ। ये तीन बातें 21 दिन में 11 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा। हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं। हमारे प्रधानमंत्री की ओर से कोई बयान नहीं आया है। वो यहां वहां जा रहे हैं, रैली एड्रेस कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कर रहे हैं, पर राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों पर वो बिल्कुल चुप है। हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप जो के बार बार कह रहे हैं, 21 दिनों में 11 बार उन्होंने कहा है, परमाणु हथियारों के बारे में कहा है, ट्रेड टैरिफ के बारे में कहा है, व्यापार के बारे में कहा है और भारत और पाकिस्तान को एक ही नाव में बिठा दिया है, उसके बारे में प्रधानमंत्री की क्या राय है, क्या कहते हैं? तो यही तो बात है। और विदेश मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री ये भी कहा है कि तीसरे जगह में इन दोनों देशों के बीच में बात हो सकती है। तो ये तो हमारे नीति के खिलाफ है, हम इसका पूरा विरोध करते हैं। तो क्या है? बीजेपी द्वारा घर घर सिंदूर वितरण कार्यक्रम पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह हमारे देश की महिलाओं का घोर अपमान है। हिंदू धर्म और सनातन में मान्यता है कि महिला का पति ही सिंदूर देने का हकदार है, दूसरा व्यक्ति अगर सिंदूर देता है तो घोर अपमान है। हमने कई जगहों से सुना है कि इसका विरोध भी शुरू हो गया है। बीजेपी द्वारा जो सिंदूर वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है यह हमारी परंपरा का अपमान है। उन्होंने कहा कि अगर इन्हें बांटना ही है तो देश में नौकरी बांटें। देखिए, ये हमारे देश की महिलाओं का घोर अपमान है, सिंदूर बांटना, क्योंकि ये देश सीता और सावित्री का देश है। हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में ये मान्यता है कि सिंदूर उसका पति, महिला का पति ही सिंदूर लगाने का, देने का हकदार है। कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरी महिला को अगर सिंदूर देता है तो ये घोर अपमान है और जिसका नतीजा है, हमने तो कई जगहों से सुना है कि इसका घोर विरोध हो रहा है। यहां तक कि कुछ लोगों ने ये कहा कि मेरे दरवाजे पर कोई सिंदूर मारने आएगा तो हम उसको ठीक कर देंगे। कौन दूसरा होता है हमारी पत्नी को सिंदूर देने का? ये बहुत ही हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में
किसी महिला को सिंदूर लगाने का हक केवल पति को होता है, दूसरे को नहीं होता है। और जो शादी होती है और सप्तपदी होती है आग के सामने और सप्तपदी पूर्ण हो जाती है, तो जिसके साथ महिला की शादी हो रही है वो दूल्हा अपने पत्नी के मांग में सिंदूर देता है। तो वो सिंदूर सुहाग का प्रतीक है। वेदों में भी लिखा है, हमारे सभी धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, हमने वेद भी पढ़ा है। किसी दूसरे को महिला के सिंदूर देने का, सिंदूर लगाने का हक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सिंदूर वितरण का कार्य किया जा रहा है ये हमारे परंपराओं के अनुसार विपरीत है, हमारे धर्मों के विपरीत है और हमारी जो हिंदू धर्म में महिलाओं की पवित्रता का है उसके विरोध में है। इसलिए ये देश की परंपरा को तोड़ने के और देश को महकाने का काम हो रहा है, भ्रमित करने का काम हो रहा है कि लोग उसकी चर्चा करें। अगर इनको बांटना है तो सरकारी नौकरी बांटे, अगर इनको बांटना है तो सरकारी नौकरी बांटे। आज मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।